हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा इस वीडियो सेशन का जो टॉपिक होने वाला है, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, वो होगा ह्यूमन बॉडी। जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस में बायो से संबंधित सवाल ज्यादा होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना में, और ह्यूमन बॉडी बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी या ह्यूमन बॉडी हम कह ले, इससे सवाल आना ही आना रहता है, चाहे इसकी संख्या चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन ये टॉपिक इतना बड़ा टॉपिक है कि हम इसे एक वीडियो सेशन में कवर नहीं कर सकते हैं। अतः मैंने इस टॉपिक को कई वीडियो सेशन में विभाजित किया है, और आज का हमारा सीरीज का यह पहला वीडियो सेशन होगा। इसका मतलब है कि ह्यूमन बॉडी से संबंधित और भी वीडियोस आपको आगे देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पर। जैसे कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं किसी चीज पर डिटेल में बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर्स है हम लोग सिर्फ उसी को देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन में बार बार उनसे सवाल आते रहते हैं। उन्हीं को घुमा फिरा कर किसी ना किसी रूप से सवाल बनते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं ह्यूमन बॉडी से। ह्यूमन बॉडी में हम ज्यादातर आज बात करेंगे मुंह से लेकर के, माउथ से लेकर के हमारा जो लास्ट पार्ट एनस होता है वहां तक हम लोग बात करेंगे। यानी कि ज्यादा हमारा फोकस होगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर होगा, पाचन तंत्र पर होगा। आज का हमारा जो हम लोग बात करेंगे, तो पहले हम लोग दांत के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा सिनॉप्सिस क्या होगा, सबसे पहले हम लोग दांत के बारे में बात करेंगे। दूसरा चीज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे, और फिर हो सकता है कि कुछ बातें और मिसलेनियस हो, मिश्रित हो। ठीक है ना। चलिए, तो आज का हमारा जो ज्यादातर जो बात होगा वो तीत पर होगा, पाचन तंत्र पर होगा, उनसे संबंधित ऑर्गन्स पर होगा, और इसके बाद कुछ बातें मिसलेनियस की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है ह्यूमन बॉडी से संबंधित उनको। जैसे कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम यहां पर किसी चीज को विस्तार में हम करने नहीं जा रहे हैं, इसके लिए आपको अलग से वीडियो देखना होगा। ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए। जो हमारा जैसे मुंह खोलते हैं तो सबसे पहले हमें भेंट होता है दांत से। दांत के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दांत हमारे एक तरह का तो बोन है, ये हड्डी है, लेकिन ये हड्डी में सबसे मजबूत अथवा सबसे कठोर हड्डी इसको कहा जा सकता है। ठीक है ना। तो दांत जो है, अगर हम कहें तो मानव का दांत, मतलब ये सारा बात है ना ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। हमें बार बार ह्यूमन बॉडी लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। हमारा जो दांत है वो सबसे मजबूत या सबसे कठोर हड्डी का वो भाग होता है। ठीक है ना। दांत हमारे शरीर की सबसे, हम कह सकते हैं कि दांत, ठीक है ना, हमारे शरीर की सबसे मजबूत या कठोर, ठीक है ना, हड्डी होती है। चलिए, ये दांत के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है। और दांत में पाया जाने वाला जो इनामेल होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दांत में पाया जाने वाला इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोरतम चीज होता है। यानी कि जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है इन ह्यूमन बॉडी इज इनामेल फाउंड ऑन टीथ। बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 2 हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है। पॉइंट नंबर 2 कहता है, इसको इंग्लिश में भी हम समझ सकते हैं कि इनामेल, ठीक है ना, इज द हार्डेस्ट substance found in our body। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए। जो इनामेल होता है, जो दांत के ऊपर पाया जाता है, ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मतलब सबसे कठोर, अगर कहा जाए कि सबसे कठोर सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर क्या है, तो वो चीज इनामेल है, जो कि दांतों में पाया जाता है। दांत के उस सरफेस पर ये मौजूद होता है इनामेल। ये घिसता नहीं है, दांत को आप चाहे लाख रगड़ने, ये घिसता जल्दी नहीं है। ये हार्डेस्ट ये सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। चलिए, अब दांतों के बारे में कुछ और बातें, इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं थोड़ा सा फटाफट। हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट लाइनर क्या है वो क्या है, देखिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे 20 दांत जो होते हैं वो मिल्क टीथ कहलाते हैं। ये जीवन में 2 बार निकलते हैं। पहले बच्चों के 6 महीना से लेकर के 2 साल के बीच में 20 दांत निकलते हैं, जिसको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं, है ना, या इसको डिसाइडवस टीथ भी कहा जाता है। ये एक बार टूट के गिर जाते हैं, ये फिर दोबारा जन्म लेते हैं। यानी कि 20 जो टीथ होते हैं,
ठीक है ना। जो 20 जो दांत होते हैं आप ऐसा समझिए, ये दोबारा जन्म लेने वाले दांत होते हैं, ठीक है ना। ये 20 जो टीथ होते हैं ये जीवन में है ना 2 बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं, ठीक है ना। और ये जो बच्चों में ये 6 महीना से लेकर 2 वर्ष के बीच में ये एक बार पूरी तरह से आ जाते हैं। बाकी जो बच्चे 12 जो दांत हैं, आपके जो बात समझिए, जो 12 जो दांत हैं ये दांत जो है ना वो सिर्फ जीवन में एक बार ही निकलते हैं, ठीक है ना। ये आप इसको ऐसे समझे, ये जीवन में है ना सिर्फ एक बार निकलते हैं, सिर्फ एक बार निकलते हैं। चलिए, तो ये हमारे जो 32 दांत है जिसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं, इसमें जो 20 दांत होते हैं, ठीक है ना, इनका 2 बार निकलना होता है। और उसमें जो 12 जो टीथ होते हैं इनका ये केवल एक बार निकलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक होता है विजडम टीथ, ये सबसे लास्ट में निकलता है। ह्यूमन बॉडी में जो विजडम टीथ होते हैं ये सबसे लास्ट में, लगभग 20 वर्ष के आसपास में ये हमारे ये मतलब हमारे अंदर ये इरप्ट होते निकलते हैं। इनकी संख्या मैक्सिमम 4, मतलब कि मोस्ट ऑफ पीपल में ना लगभग 4 विजडम टीथ है जिसको अक्ल दंत भी कहते हैं, ठीक है ना, ये निकलते हैं। ये दोनों तरफ के जबड़ों में सबसे लास्ट में 2 और ऊपर में 2, यानी कि 4 होते हैं। ज्यादातर ये जो चीज होते हैं वो संख्या में 4 होते हैं लोगों में, और ये 20 ईयर्स के आसपास निकलती है। इसको विजडम टीथ है ना आप कह सकते हैं, या अक्ल दांत भी आप इसको हिंदी में कह सकते हैं। ये सबसे लास्ट मोलर्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम लोगों ने कितना कर लिया, 3 कर लिया, 4 पॉइंट देखते हैं हमारा 4 नंबर का पॉइंट क्या है। चलिए, आप ऐसे समझिए जो विजडम टीथ होते हैं, ठीक है ना, विजडम टीथ है ना, और इसको हम हिंदी में अकल दांत भी कहते हैं, अकल दांत भी कहते हैं, ठीक है ना। ये लास्ट मोलर्स होते हैं, ये लास्ट मोलर्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए, जो कि 4 की संख्या में होते हैं, ठीक है ना। ऊपर और नीचे है ना, दोनों तरफ 2-2 और ऊपर में 2-2, 4 की संख्या में होते हैं। ठीक है, चलिए, और ये इनका जो निकलने का जो समय कितना होता है, मोटा मोटी ये 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, मतलब लगभग ये 20 वर्ष के आसपास ये निकलते हैं, ठीक है ना। लगभग ये 20 वर्ष के, ठीक है ना, आसपास निकलते हैं। ये क्या, कौन सा टीथ, तो ये विजडम टीथ, ठीक है ना। ये सबसे लास्ट में निकलने वाली टीथ होते हैं, है ना। ये 20 वर्ष के आसपास में निकलते हैं और इनकी संख्या जो आमतौर पर ये 4 की संख्या में होते हैं। चलिए, अब हम ये देखेंगे जो डेंटल फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमारे कौन से प्रकार के कितने दांत होते हैं, ठीक है ना। चलिए, पॉइंट नंबर 5 को देख लेते हैं थोड़ा सा। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, चलिए देखते हैं कि हमारे जैसे कि 2 जबड़े हैं ना, नीचे और ऊपर, हम किसी एक जबड़े को लेते हैं तो उसमें इंसाइजर, आप ऐसा समझिए, इंसाइजर्स की संख्या जो होती है वो 4 होती है। इंसाइजर क्या काम करता है, तो ये काटने का काम करता है, बाइट करने का काम करता है, यूज्ड फॉर बाइटिंग। इसको आप इंग्लिश में सरल तरीके से समझ सकते हैं, ये बाइटिंग करने का काम करता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आते केनाइंस। केनाइंस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है एक जबड़े में, ठीक है ना। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, यूज्ड फॉर टीयरिंग, ये किसी चीज को चीरने फाड़ने में ये इस्तेमाल होता है, तो यूज्ड फॉर टीयरिंग, आप इसको अंग्रेजी से समझ सकते हैं, आसान चीज है। चलिए, इसके बाद होता है प्रीमोलर होता है, ठीक है ना। इसके बाद ये प्रीमोलर होता है। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये क्या इस्तेमाल होता है, तो कोई चीज को पीसने में, जैसे भोजन को ना ग्रिंड करने में, पीसने में, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए, यूज्ड फॉर ग्रिंडिंग, ग्रिंडिंग का मतलब पीसना होता है, तो ये पीसने का काम करता है। चलिए, और इसके बाद आता है सर मोलर्स। मोलर्स की संख्या कितनी होती है, तो मोलर्स की संख्या 6 होती है। इसका भी जो यूज होता है वो ग्रिंडिंग करने में होता है। अब आप ये समझिए, ये एक तरफ के जबड़े का, ये 1 जा का ये डेटा है आपका, ठीक है ना। 4 2 6, 6 4 10 और 16, और 16 दोनों जबड़ों में कह दिया जाए तो 32। यानी कि अगर हम कहते हैं कि हमारे मुंह के अंदर कितने इंसाइजर्स हैं, तो 8 हो जाएंगे, गुना 2। केनाइंस कितने हैं, 4 हैं। प्रीमोलर्स कितने, 8 हैं। और मोलर्स कितने हैं, तो 6 दूनी के 12 हैं।
ये हमारा ये तीत का ये टाइप्स है ना। इंसाइजर्स का काम होता है बाइटिंग करने का काम करेगा, काटने का काम करेगा। केनाइन से होगा टीयर, चीरने का काम करेगा किसी चीज को। प्रीमोलर क्या करेगा, ये किसी चीज को ग्रिंड पीसने का काम करेगा, और मोलर भी यही है। तो जो विजडम टीथ है ये मोलर कैटेगरी के टीथ में आते हैं, ठीक है ना, और ये सबसे अंत में आते हैं। ज्यादातर लोगों में इनकी संख्या 4 होती है, और इनका जो आने का जो समय होता है वो लगभग 20 वर्ष के आसपास ये निकलते हैं। चलिए, तो ये हमारा तीत से संबंधित इतनी बातें हैं। अब हम बात को हम लोग आगे और ले चलते हैं, पॉइंट नंबर 6। चलिए देखते हैं कि हमारा पॉइंट 6 क्या है। ये तो दांत वाली बात क्लियर हो गई। अब आते जीभ। अब दांत के बाद आते जीभ। देखिए जीभ जो है ना, हमारा टंग है, ये सलाइवा पैदा करता है। सलाइवा जो है वो हमारे शरीर का फर्स्ट डाइजेस्टिव जूस है। हमारे मुंह के अंदर 3 सलेवरी ग्लैंड है ना, लार ग्रंथियां, ग्रंथियां आपको पढ़ना है, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ग्रंथि ग्लैंड पढ़ना है। उसमें ग्लैंड में एक आता है आपका सलेवरी ग्लैंड आता है, इसके बाद लीवर भी ये ग्लैंड का काम करता है, और पेंक्रियास भी ग्लैंड है। तो ये सारे जो है ना, ये डाइजेशन, ये भोजन के डाइजेशन में ये मदद करते हैं। तो चलिए, हमारे मुंह के अंदर सलेवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि कितने संख्या में, तो 3 पेयर्स में है, ठीक है। हमको ये याद रखना है, हमारे मुंह में सॉरी, कलर चेंज करते हैं। चलिए चलिए, हमारे मुंह में लार ग्रंथि आप इसको इंग्लिश में समझे तो सलेवरी ग्लैंड कितने पेयर में है, तो 3 पेयर्स में है। हमारे मुंह में जो सलेवरी ग्लैंड कितने पेयर्स में, 3 पेयर्स में है। सलाइवा जो है ना, हमारा जो लार है वो सबसे पहला डाइजेस्टिव जूस होता है, ठीक है ना। हमारे शरीर, हमारा जो सलाइवा होता है, सलाइवा मतलब लार होता है ना, ये फर्स्ट डाइजेस्टिव जूस होता है। हमारे शरीर का जो पाचन रस कहिए आप इसको, है ना, डाइजेस्टिव जूस पहला है, सबसे पहला क्या होता है, तो लार होता है, ठीक है ना। इसको आप लार कहिए, है ना, लार सबसे पहला, ठीक है ना, पाचन रस होता है। चलिए, ये आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक एडल्ट में, एक वयस्क व्यक्ति में लार का आउटपुट या लार का प्रोडक्शन कितना होता है डेली, अगर कहा जाए तो लगभग आधे लीटर से लेके 2 लीटर तक लार का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। चलिए, डेली प्रोडक्शन इसका कितना होता है, अगर हम कहें डेली प्रोडक्शन इसका कितना होता है लार का, तो डेली इसका प्रोडक्शन होता है ना 0.5 से लेकर के, है ना, 2 लीटर तक इसका डेली प्रोडक्शन होता है एक ह्यूमन एडल्ट में। चलिए, लार में टाइलिन पाया जाता है, जिसको हम एमाइलेज भी कहते हैं। ये एंजाइम होता है जो कि एक पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड मतलब कि स्टार्च को, ठीक है ना, ये माल्टोज में बदलने का काम करता है, ठीक है ना। चलिए, इसका मतलब क्या होता है। चलिए, अब हम आगे बात को लेके चलते हैं, पॉइंट नंबर 7। चलिए, लार में मौजूद है ना एंजाइम जो पाया जाता है, लार में मौजूद एंजाइम कौन होता है, एंजाइम होता है जिसको हम एमाइलेज भी कहते हैं, एमाइलेज, या इसको हम कहते हैं टाइलिन, ठीक है ना। ये टाइलिन होता है। यह क्या करता है, यह, ठीक है ना, स्टार्च जो पॉलीसेक्राइड होता है, आप इसको समझिए, जो पॉलीसेक्राइड होता है ना, इसको ये माल्टोज में बदलने का काम करता है। और माल्टोज क्या होता है, डाइसेक्राइड होता है ना। माल्टोज जो होता है ना वो डाइसेक्राइड होता है। तो चलिए, ये स्टार्च में क्या मौजूद होता है, कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, पहले इसको एक बार देख लिया जाए, है ना। हमारे लार में जो एंजाइम मौजूद होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम, वो है एमाइलेज या टाइलिन। इनका क्या फंक्शन है, तो ये जो टाइलिन क्या करता है या एमाइलेज क्या करता है, तो ये एक पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में बदलने का काम करता है। अच्छा, इसमें लाइसोजाइम भी होता है। लार में मौजूद जो लाइसोजाइम होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को किल करता है और इन्फेक्शन को रोकता है। लार से संबंधित ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं। लार में कौन से एंजाइम होते हैं हमें ये समझना है। तो लार में माइलेज होता है या टाइलिन होता है, उसको दोनों में से आप कोई भी कह सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है, तो ये स्टार्च को या माल्टोज में मतलब पॉलीसेक्राइड को आप ये डाइसेक्राइड में बदलने का काम करता है। इसके अलावा लार में और क्या होता है, तो लार में लाइसोजाइम भी मौजूद होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, मतलब बैक्टीरिया को किल करता है।
भोजन में मौजूद बैक्टीरिया को किल करता है और इन्फेक्शन को रोकता है। ठीक है, चलिए हम कह सकते हैं पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, लार में मौजूद लाइसोजाइम, ठीक है ना, एंटीबैक्टीरियल का कार्य करता है, ठीक है ना, एवं इन्फेक्शन संक्रमण, ठीक है ना, इन्फेक्शन को रोकता है और इन्फेक्शन को रोकता है। चलिए ये तो सर ये लार वाली बातें हो गई कि लार से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने क्या देखा। तो लार में एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है और इसको आप एमाइलेज भी कर सकते हैं। इसके बाद लार में जो लाइसोजाइम जो मौजूद होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है और इन्फेक्शंस को वो रोकता है। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 9 की ओर आते हैं। देखिए अब हम भोजन जैसे लेते हैं, देखिए एक्चुअली जो भोजन होता है ना, वो भोजन का जो पाचन होता है ना, ये मुंह से ही, जैसे कि हम जे भोजन को मुंह में डालते हैं तो पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही स्टार्ट होता है ना, ब्यूकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहा जिसको आप कहते हैं, ये ब्यूकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये पाचन की क्रिया जारी रहती है। ठीक है ना, हमारे भोजन का पाचन आप ऐसे समझे बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन का पाचन जो होता है ना, ये कहां से स्टार्ट होता है? भोजन का पाचन ठीक है ना, ब्यूकल कैविटी जो मुख के अंदर होता है, ठीक है ना, जिसको आप हिंदी में कहते हैं मुख गुहा, ठीक है ना, मुख गुहा से प्रारंभ होकर ठीक है ना, और ये छोटी आंत के इलियम वाले भाग, ठीक है ना, छोटी आंत के इलियम वाले भाग में कंप्लीट होता है। यानी कि एक्चुअल अगर कहा जाए तो भोजन का पाचन पेट के अंदर होने से पहले ही मुंह के अंदर से पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाता है। ठीक है ना, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो उसका इलियम जो पार्ट है वहां तक जाकर के ये संपन्न होता है, तो इलियम वाले भाग में कंप्लीट होता है। चलिए मुंह के अंदर ही जब जैसे कि भोजन का पाचन जैसे मुंह के अंदर शुरू होता है तो मुंह के अंदर क्या पचता है, क्या पचना शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, चलिए मुंह के अंदर, ये पॉइंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुंह के अंदर ही आपका क्या कहते हैं, मुंह के अंदर है ना, प्रोटीन का सॉरी कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, का पाचन शुरू हो जाता है। मतलब मुंह के अंदर अगर हम कहें कि ब्यूकल कैविटी में क्या पाचन शुरू होता है भाई, तो कार्बोहाइड्रेट, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट तक किए जाता है। चलिए हम लोग और देखते हैं। देखिए एलिमेंट्री कैनाल होता है, आहार नालिका मुंह से शुरू होता है और एनस तक, मलद्वार तक किए जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। अभी तक हम लोग का जो ये पॉइंट 10 था, पॉइंट 11 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। चलिए पॉइंट 11 क्या कहता है? एलिमेंट्री कैनाल, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं आहार नालिका, सॉरी हिंदी में कहते हैं आहार नालिका, एलिमेंट्री कैनाल। चलिए आहार नालिका, चलिए अब इसको थोड़ा सा देखा जाए। आहार नालिका भाई क्या है? तो आहार नालिका कहां से कहां तक ये होता है इसका विस्तार? तो आहार नालिका, ठीक है ना, आप ऐसे समझे कि माउथ से शुरू होकर के, मुंह से, ठीक है ना, माउथ से शुरू होकर ठीक है ना, एनस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं मलद्वार, है ना, ठीक है ना, माउथ से शुरू होकर मलद्वार तक जाता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? अगर फीट में कहा जाए तो लगभग 32 फीट इसकी लंबाई होती है। एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है ये 32 फीट लंबाई की होती है। ठीक है ना, चलिए पॉइंट नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए एलिमेंट्री कैनाल आहार नालिका, ठीक है ना, चलिए की लंबाई जो होती है, की लंबाई है ना लगभग 32 फीट होती है, लगभग 32 फीट होती है। चलिए एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे बड़ा भाग है ना, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन।
जो छोटी आंत होती है, अगर अगर कहा जाए कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है, तो इसका सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 13 हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट नंबर 13 हो जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है छोटी आंत होती है। ठीक है ना, छोटी आंत होती है। चलिए, अब हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। चलिए, प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रक्रिया तो शुरू हो जाता है मुंह से ही, बिकल कैविटी से ही। प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? ठीक है ना, तो प्रोटीन का जो पाचन होता है, आप ऐसे समझें, प्रोटीन का जो पाचन होता है वह कहां से शुरू होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन शुरू होता है वो पेट से ही। ठीक है ना, स्टोमक, है ना, प्रोटीन का पाचन स्टोमक से, है ना, शुरू हो जाता है। ये सारी बातें एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आता है कि प्रोटीन कहां से पचना शुरू होता है, लीवर से, पेंक्रियास से, स्टोमक से, कहां से शुरू होता है? तो ये सारी बातें जो है ना, ये बार बार ये पूछे जाने वाली बातें हैं, ये वन टाइम नहीं। अगर आप प्रीवियस पेपर को उठा के देखिए तो आपको ये बार बार पूछे जाने वाले ये लाइनर्स हैं। ठीक है ना, चाहे जिस रूप से सवाल कर दे। तो प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है? स्टोमक से शुरू हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग कौन होता है भाई? छोटी आंत होता है। कहने के लिए छोटी आंत है, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा लंबा होता है। कहने के लिए ये छोटी आंत है, लेकिन बड़ी आंत से ये ज्यादा लंबा होता है ये। ठीक है ना, चलिए, बात को हम लोग आगे की ओर देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, देखिए, भोजन का अंतिम जो पाचन कहां पर होता है? भोजन का जो अंतिम पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें जल का अवशोषण होता है। तो भोजन का जो अंतिम पाचन होता है, ये पॉइंट हमारा लाइनर जो है वो 15 होगा। भोजन का जो अंतिम पाचन जो होता है, आप ऐसे समझें, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर संपन्न होता है। ठीक है ना, भोजन का पाचन, ठीक है ना, छोटी आंत में जाकर के संपन्न होता है, छोटी आंत में जाकर पूरा होता है। चलिए, बड़ी आंत में क्या होता है भाई? बड़ी आंत में तो जल का अवशोषण होता है, उसका बस उसका वही काम है। ठीक है ना, जल का अवशोषण जो होता है, जो जल जो बच जाता है वो चला जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में, ठीक है ना, जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। चलिए, देखिए, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर होता है। ठीक है ना, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो ग्लैंड है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो ग्लैंड है ना, ग्रंथि आप जिसको हिंदी में कहते हैं, वो क्या है सर? वो है ना, सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है वो है आपका लीवर। यह है लीवर। लीवर बहुत सारी चीजों का ना, आप ऐसा समझिए कि प्रोडक्शन साइट है। बहुत सारी चीज जो ना लीवर में आकर के बनते हैं। देखिए, एक होता है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या करता है? ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, खून को ना जमने में ना मदद करता है। अच्छा, एक और होता है हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है? ये ब्लड को जमने से रोकता है। ये दोनों का जो प्रोडक्शन होता है वो लीवर में होता है। ठीक है ना, चलिए, हम बात को आगे लेके चलते हैं। पॉइंट नंबर 18, देखिए, एक चीज है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन ये क्या है भाई? तो ये ब्लड क्लॉटिंग ये फैक्टर है, या आप इसको समझे इंग्लिश में, है ना, ये ब्लड को जाम कर देगा, मतलब थक्का बना देगा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ना। ठीक है, चलिए, इसके बाद एक हिपेरिन है। हिपेरिन क्या करेगा भाई? ये ब्लड को जमने नहीं देगा, तब ना हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड चलते, नहीं तो जम जाता है ये। तो हिपेरिन क्या करेगा? ये एंटीकोगुलेंट है, ये एंटीकोगुलेंट है, मतलब कि ये ब्लड को जमने से रोकता है। तथा बाइल पित्त का निर्माण स्थल क्या है? का निर्माण स्थल कहां पर? ये कहां पर निर्माण इनका होता है? तो इनका जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, फाइब्रिनोजेन,
हिपैरिन और बाइल। बाइल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल का निर्माण कहां पर होता है? तो वो पित्त का निर्माण कहां पर होता है? पित्त का निर्माण जो होता है वो लीवर में होता है, जिसको आप हिंदी में यकृत भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका अगर हिंदी कहा जाए तो यकृत है, तो लीवर में होता है। लीवर में बाइल बनता है, स्टोर कहां पर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात, बाइल जो बनता है वो लीवर में बनता है, लेकिन ये संग्रह होता है गॉल ब्लाडर में, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 19 को देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, इसको पहले समझा जाए। बाइल, बाइल का निर्माण, बाइल मतलब पित्त, ठीक है ना, बाइल का निर्माण, ठीक है ना, लीवर में होता है, लीवर में होता है, तथा इसका स्टोरेज कहां पर होता है? तथा इसका स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है ना। इसका स्टोरेज जो होता है वो होता है शरीर के गॉल ब्लैडर में। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये लीवर में तो बनता है, लेकिन इसका स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है। इसको सरल तरीके से आप ये समझे। चलिए, हम लोग बाइल का फंक्शन क्या है? बाइल जो होता है ना, वो फैट को इमल्सिफाई करने का काम करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाइल का फंक्शन क्या है भाई? ये जो बाइल होता है ना, चलिए ये क्या करेगा, ये इसका फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन जो है ना, ये सर ये फैट को है ना, फैट को है ना इमल्सिफाई करने का काम करता है, मतलब तोड़ने का, इमल्सिफाई करने का कार्य करता है, का कार्य करता है। चलिए, अब हम लोग आते हैं पेंक्रियाज के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पेंक्रियाज हमारे शरीर का ये एक ऐसा ग्लैंड है, एक ऐसा ग्रंथि है जो कि एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों की तरह कार्य करता है। एक मिश्रित ग्रंथि है जो अग्नाशय, पेंक्रियाज का जो हिंदी जो शब्दावली है वो अग्नाशय है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, पेंक्रियाज ये क्या है? ये पेंक्रियाज सर जो है ना, ये क्या है ना, ये मिश्रित ग्रंथि इसको कहा गया है। ये पेंक्रियाज जो है ना, ये मिश्रित ग्रंथि कहा गया है। मतलब मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब क्या है कि ये एंजाइम भी पैदा करता है, आप ऐसे समझिए, और ये हार्मोन भी रिलीज करता है, ठीक है ना। ये इंडोक्राइन मतलब कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बेहतर समझेंगे, इंडोक्राइन, ठीक है ना, एंड एक्सोक्राइन, है ना, एक्सोक्राइन, ठीक है ना। इसको ग्लैंड भी कहते हैं। मतलब इसमें दोनों बात है, अंतःस्रावी, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि एवं बाह्य, ठीक है ना, स्रावी ग्रंथि के रूप में इसे जाना जाता है। किसको? पेंक्रियास को, ठीक है ना। मतलब ये क्या है? ये एंजाइम भी पैदा करता है और ये हार्मोन भी पैदा करता है। पेंक्रियास कौन सा हार्मोन पैदा करता है भाई? चलिए, पॉइंट नंबर हमारा ये 20 था, 21 था, 22 देख लेते हैं। चलिए, पेंक्रियास अग्नाशय, अग्नाशय जिसको आप इंग्लिश में पेंक्रियास कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, है ना, ये क्या, ये कौन सा हार्मोन ये पैदा करता है? तो ये हार्मोन पैदा करता है इंसुलिन, ठीक है ना, इंसुलिन तथा ग्लूका, तथा ग्लू सॉरी तथा ग्लूकागॉन, ठीक है ना, हार्मोन पैदा करता है पैदा करता है, ठीक है ना। ये जो अग्नाशय जो पेंक्रियास है, ये हमारे शरीर के भीतर में इंसुलिन भी पैदा करता है और ये ग्लूकागॉन पैदा करता है, जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। ये जो दो जो हार्मोन है, ये हमारे शरीर में ग्लूकोज के मतलब क्या कहते हैं उसके उसको नियंत्रित करता है, उसके उसको मतलब कंट्रोल करता है। तो ये हार्मोन पैदा करने वाली ये कौन कौन से हैं? तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये हार्मोन पैदा करता है, एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियास। तो और हमारा इसके बाद हमारा जो भोजन अंतिम में जो पच करके वो एनस के थ्रू निकल जाता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी पर जो इंपॉर्टेंट जो 22 जो वन लाइनर्स जो अभी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे आने वाले वीडियो सेशन में आपको आज से मतलब कि इस वीडियो सेशन से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें आपको देखने को मिलेगी। उसमें हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर हम लोग ज्यादा बात करेंगे, ठीक है ना। आज का हमारा ये जो बेसिक जो ह्यूमन बॉडी से जो रिलेटेड टॉपिक था, वो मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम पर बात हुआ है। चलिए, कुछ मिसलेनियस पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। कुछ और भी हमारे मिसलेनियस पॉइंट्स है, थोड़ा सा उसको एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ हम लोग मिसलेनियस पॉइंट्स को देख लेते हैं। चलिए,
देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है स्किन है, ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा ये। मिसलेनियस पॉइंट में हम लोग आते हैं 23। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? स्किन होता है। चलिए, पेशी की संख्या, ठीक है ना, मानव शरीर में पेशी की संख्या कितना है? मसल्स की संख्या कितना है? पेशी की जो संख्या है वो 639 है। आप ऐसा समझिए, सबसे बड़ा जो हड्डी होता है मानव शरीर में वो होता है जांग में, फीमर होता है मानव शरीर में, ठीक है ना। सबसे लंबा हड्डी होता है, सबसे लंबा हड्डी कहां पर होता है भाई? ये जांग में होता है, जिसका नाम है फीमर, ठीक है ना, जो कि जांग में होता है। और सबसे छोटा हड्डी कहां पर होता है? स्टेपिस होता है, वो कान में होता है। मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी जो होता है वो कान का हड्डी होता है। सबसे छोटा हड्डी जिसको आप स्टेपिस कहते हैं, स्टेपिस होता है, ठीक है ना, ये कान के अंदर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और इनसे रिलेटेड सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए, हम लोग बात को कुछ हम लोग आगे देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी जो पेशी होती है, देखिए सबसे छोटा पेशी मसल वो क्या होती है मानव शरीर की? ये हमारा पॉइंट जो था वो 23 था, वो लगातार चल रहा है अभी 23 के। ये सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं, ठीक है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। मानव शरीर का सबसे छोटा पेशी, सबसे छोटा मसल, आप ऐसे समझे, सबसे छोटा पेशी क्या है भाई? तो ये है स्टेपिडियस है, ठीक है ना, स्टेपिडियस है, इसका नाम है स्टेपिडियस है, जो कि कान में मौजूद होता है, ठीक है ना। ये सबसे ये छोटा पेशी है। तो बच्चों, आज के हमारी इस वीडियो सेशन में बात इतना ही, लेकिन आपको आगे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। आज की बात हमारा बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।